Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome, my dear students, to the 9th week and 9th lecture. आज हमारा जो टॉपिक है कंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर है और कंटिन्यूस फंक्शन जो है ये जो हमारे पास मैट्रिक स्पेस है उसमें ये आज मोस्ट प्रोबेबली आज का ये आखिरी टॉपिक होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टोपोलॉजिकल स्पेस जो है उसको स्टार्ट करेंगे और फर्दर जो आप लोगों को असाइनमेंट्स मिली थी वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड थी, कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और ये जो हमारे पास डेफिनेशन है ये तो बेसिकली हमारे पास जो मैट्रिक स्पेस है टोपोलॉजी में उसमें ये डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन की। अदरवाइज़ हमने जो नॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है कैलकुलस में उसको भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में रिवाइज़ करवाऊँगा और उसके बाद जो है इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो फिर उसके बाद होगी। तो पहले जो है जस्ट इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं और उसके बाद फिर जो है जो ओल्ड कंसेप्ट है हमारा या जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कैलकुलस में वो क्या है कंटिन्यूटी की, और दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। लेट x, dx एंड y, dy बी टू मैट्रिक स्पेसेस। ये आपके पास दो मैट्रिक स्पेसेस हैं। इसका मतलब क्या है कि x एक मैट्रिक स्पेस है और उसके ऊपर जो मैट्रिक डिफाइन हुई है डेट इज़ dx। इसी तरीके से y के ऊपर जो मैट्रिक डिफाइन हुई है वो है dy, ठीक है। तो dx जो मैट्रिक फंक्शन है वो x से रिलेटेड है और dy जो मैट्रिक फंक्शन है वो y से रिलेटेड है। अच्छा, फर्दर बी टू मैट्रिक स्पेसेस देन अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी कंटिन्यूस। ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास ये कंटिन्यूस होगा एट अ पॉइंट x नॉट बिलोंग टू कैपिटल X इफ फॉर every epsilon greater than 0 there must exist some delta greater than 0 such that dy f of x comma f of x naught is less than epsilon whenever dx of x comma x naught is less than delta। इस स्टेटमेंट की जो इंटरप्रिटेशन है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम जो है पहले ज़रा कैलकुलस वाली जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं और उसके बाद हम जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग के साथ जो है ये हमारे पास ओल्ड कंसेप्ट है, हमने वहाँ पे कैलकुलस में ये पढ़ा हुआ था कि अ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस व्हेन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ c इन इट्स डोमेन f ऑफ c इज़ डिफाइंड। फंक्शन कंटिन्यूस होगा अगर उसके डोमेन में से जो भी वैल्यू हम उस फंक्शन को असाइन करें तो वो फंक्शन जो है उस वैल्यू पे एग्जिस्ट हो, उस वैल्यू पे जो है डिफाइन हो, ठीक है। इसको हम जो है मैथमेटिकली यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस टू c इज़ इक्वल टू f ऑफ c पे वो डिफाइन होना चाहिए। द लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस टू c इक्वल्स टू f ऑफ c, इसको हम यूँ प्रोनाउंस भी करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसके मीनिंग क्या है इस लिमिट के? इसके मीनिंग ये है कि एज x गेट्स क्लोज़र एंड क्लोज़र टू c, जिस लम्हे x जो है वो c के करीब जा रहा है, ठीक है, x जो है वो c के करीब जा रहा है, देन f ऑफ x गेट्स क्लोज़र एंड क्लोज़र टू f ऑफ c, उसी लम्हे f ऑफ x जो है वो f ऑफ c की तरफ जो है वो जा रहा है। ये जो इनकी जो मूवमेंट है, ये जो अप्रोच करते हैं किसी ख़ास पर्टिकुलर वैल्यू को, ये हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ था कैलकुलस में कि ये दो साइड से पॉसिबल है, लेफ़्ट साइड से भी पॉसिबल है और राइट साइड से भी पॉसिबल है। तो ये जो बिहेवियर है लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाला बिहेवियर, ये अगर सेम रिज़ल्ट हमें दे तो हम तब कहते हैं कि ये आपके पास कंटिन्यूस है, यानी कि जो कंटिन्यूटी है वो लिमिटिंग वैल्यू पे जो है उसका इन्हिसार है, ठीक है। यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन और जो कंटिन्यूटी है ये दोनों आपस में लाजिम व मलजूम है, ठीक है। लिमिट्स के बगैर कंटिन्यूस का जो टॉपिक है वो उसको समझना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा जी, लेफ़्ट साइड और राइट साइड से मुराद क्या है? ये हमारे पास जो है एक फंक्शन है, उसके लिए डोमेन जो आपके पास है एक्स एक्सिस ब्लू कलर से उसको हमने रिप्रेजेंट किया है और फंक्शन के लिए हमने वर्टिकल जो एक्सिस है उसको हमने रेड कलर से शो किया हुआ है।
तो अगर आप जो है लेफ़्ट से सी को अप्रोच कर रहे हैं, आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक फ़िक्स वैल्यू आपने सी जो है आपने चूज़ की है। हम बात कर रहे थे कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू है लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से चेक होती है। इसी तरीके से अगर जो है एक्स जो है डोमेन वो अगर सी को उस फिक्स वैल्यू को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसी तरीके से जो है उस फंक्शन का बिहेवियर चेक किया जाता है। और जूँ जूँ जिस लम्हे जो है एक्स जो है सी के करीब जा रहा होता है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो भी एफ ऑफ सी के करीब जा रहा होता है। तो ये हमने वहाँ पे कैलकुलस में जो है लिमिट का कंसेप्ट पढ़ा था। आइए देखते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स स्पेस है उसमें इसका कंसेप्ट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स है और इसके ऊपर जो मैट्रिक है वो हमने डी एक्स जो है वो हमने डिफ़ाइन की है। ठीक है, मैट्रिक्स डी एक्स। तो इस तरीके से आपके पास ये एक्स कॉमा डी एक्स जो है मैट्रिक्स स्पेस हो गया। दूसरा स्पेस है इसी तरीके से आपके पास जो है वाई का, और इसके ऊपर आपने जो है मैट्रिक डी वाई रिप्रेजेंट की है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज दो पॉइंट्स हैं आपके पास, एक आपने पॉइंट लिया है एक्स और दूसरा पॉइंट आपने लिया है एक्स नॉट। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट होगा। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट होगा, एक्स कॉमा एक्स नॉट, ये डी एक्स से रिप्रेजेंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी दो पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इनकी इमेजेस एक्स का इमेज एफ ऑफ एक्स और इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स नॉट जो है ये एक्स नॉट का एफ ऑफ एक्स नॉट। और ये जो दो पॉइंट्स होंगे इसको ज़रा इरेज करते हैं। ओके, एफ ऑफ एक्स नॉट। हम बात कर रहे थे कि इसी तरीके से x का इमेज एफ ऑफ एक्स और y का और एक्स नॉट का इमेज एफ ऑफ एक्स नॉट, ये आपके पास जो मैपिंग डिफाइन हुई है f के हवाले से ना, f फ्रॉम x टू y, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो है f फ्रॉम x टू y। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स नॉट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा तो उसको हम d ऑफ y से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स नॉट, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हम डी ऑफ वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास दो मैट्रिक डिफाइन हुए हैं। तो अब जो है यहाँ पे सपोज़ हम एक क्लोज पाथ जो है, ठीक है, एक्स नॉट के गिर्द जो है चूज़ करते हैं ऑफ डेल्टा, डेट इज़ ऑफ डेल्टा, और एफ ऑफ एक्स नॉट के गिर्द जो है हम उसको चूज़ करते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन जो है ये आपके पास जो क्लोज वाला आपने एफ ऑफ एक्स नॉट के गिर्द चूज़ की है ये उसका रेडियस है, और एक्स नॉट के गिर्द जो आपने क्लोज वाल चूज़ की है वो डेल्टा है। अब जो है एक्स को जो है वो एक्स नॉट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स नॉट को जो है अप्रोच कर रहा है। तो हम यहाँ पे कहते हैं, ठीक है, वेन एवर ये जो x है आपके पास, ये जूँ ही इस क्लोज वाल की रेडियस के अंदर आएगा, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। सपोज़ ये इसकी पोजीशन है x की, ये अगर आपके पास x की पोजीशन आ गई, ठीक है, तो उसी लम्हे जो है आपका जो एफ ऑफ एक्स है जो कि एफ ऑफ एक्स नॉट का अप्रोच कर रहा है वो भी इस क्लोज बाल के अंदर जो है ये आपके पास ये एंटर होगा। ठीक है, उसी लम्हे, जिस लम्हे जो है ये एक्स इस आपके पास इस क्लोज बाल के अंदर एंटर होगा, उसी लम्हे आपके पास ये जो एफ ऑफ एक्स है ये भी इस जो क्लोज बाल है जिसका रेडियस एप्सिलॉन है ये उसके अंदर जो है वो एंटर होगा। या दूसरे अल्फाज में कि जब आपके पास जो है डी एक्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट जो है, मैं ये वाली जो स्टेटमेंट है ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जूँ ही आपके पास ये जो डिस्टेंस है एक्स इज़ लेस दैन एक्स नॉट, ये लेस दैन डेल्टा होगा, उसी लम्हे
एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स नॉट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से कम हो जाएगा वेन एवर, ठीक है। वेन एवर जो है, वेन एवर ये वाली कंडीशन जब फुलफिल होगी, ये वाली फुलफिल, तो आपके पास जो है ये रिज़ल्ट जो है वो होल्ड करेगा। तो ये आपके पास ग्राफिकल जो है एक्सप्लेनेशन थी कंटिन्यूस फंक्शन की मैट्रिक्स स्पेस में। आई होप कि आपने जो है ये समझ ली होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। 1.33 इसका नंबर है। Let xd be a metric space. A function f of x approaches to R is defined as f of x is equal to d of xz, where z is a fixed point of x. Then show that f is continuous on x. तो थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो हम एक्सप्लेन कर रहे थे। वेयर z इज़ अ फिक्स पॉइंट ऑफ x, देन शो दैट f इज़ कंटिन्यूस ऑन x, ठीक है। इस थ्योरी की स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है और एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू आर, अब आपके पास यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन है वो आर रियल नंबर है, ठीक है। तो आपने इसको यूँ डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा जी, वेयर जी इज़ ए फिक्स पॉइंट ऑफ एक्स। और इसके ऊपर कंडीशन ये है जो कि आपके पास जो जी है वो आपके पास इसका फिक्स पॉइंट है। देन शो डैट एफ इज़ कंटिन्यूस एन एक्स। अच्छा जी, हम चूज़ करते हैं y x में से एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे हम जो डेल्टा है उसको हम एप्सिलॉन के इक्वल लेते हैं। ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है। और ऑब्वियसली जब हम डेल्टा को एप्सिलॉन के इक्वल ले रहे हैं तो जिस तरह डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो आपके एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 होगा। और ये वाली जो कंडीशन होगी, ठीक है, ये फुलफिल करेगी साथ में सच डैट डी ऑफ एक्स वाई इज़ लेस देन डेल्टा। अच्छा, ये हमने एज्यूम की है, ये आपका हमारे पास जो है थ्योरम में फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, कि y बिलोंग टू x एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच डैट डी ऑफ एक्स y इज़ लेस देन डेल्टा। और डेल्टा और एप्सिलॉन ये दोनों इक्वल हैं, इस केस में दोनों इक्वल हो सकते हैं। अच्छा जी, अब हम ये फंक्शन जो है डिस्कस कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। तो चूंकि वाई एक्स का कोई एलिमेंट है, आर्बिट्ररी एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए हम रिजल्ट प्रूफ कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी प्रूफ हो जाएगा। तो आपके पास जो है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास डी ऑफ एक्स जी माइनस डी ऑफ वाई जी हो जाएगा, ठीक है। और ये लेस देन और इक्वल टू है आपके पास डी ऑफ एक्स कमा वाई। ये दो जो आपके पास हैं पॉइंट्स उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो एक किस्म की ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी है, आप उसको कह सकते हैं। दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई, और डी ऑफ एक्स वाई यहाँ से जो है आपने एज्यूम किया था कि ये लेस देन डेल्टा है और डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन है, यानी कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई की है वो लेस देन एप्सिलॉन आ रही है, ठीक है। वेन एवर डी ऑफ एक्स वाई, वेन एवर के लिए यहाँ पे नॉर्मली हम ये डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू लिख लेते हैं, वेन एवर, और उसके बाद फिर ये वाला रिजल्ट वेन एवर डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज़ लेस देन डेल्टा, क्योंकि ये रिजल्ट उस वक्त आया है जब आपने इसको ट्रू माना है। तो एफ ऑफ एफ जो है वो आपके पास वाई पे कंटिन्यूस है, लेकिन चूंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि वाई जो है एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, तो लिहाजा आपके पास जो फंक्शन है वो, ये मैं लास्ट वाली बॉटम वाली लाइन नज़र नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने इसको जो है शो करवाया है, अभी भी नज़र नहीं आ रही। ओके, तो चूंकि आपके पास y आर्बिट्ररी पॉइंट है तो लिहाजा f जो है x के तमाम पॉइंट्स पे जो है कंटिन्यूस है, तो उसके अंदर z जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है, आर्बिट्ररी एलिमेंट में z शामिल है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम पे। दिस विल बी द लास्ट थ्योरम ऑफ टुडेज लेक्चर, और इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई बी टू मैट्रिक स्पेसेस and f of x approaches to y is a function, then f is said to be continuous at x naught belong to capital X if and only if there exists a sequence xn in x such that f of xn approaches to f of x naught whenever or when xn approaches to x naught। इसमें आपके पास दो
पार्ट्स हैं, एक डायरेक्ट पार्ट है, दूसरा कन्वर्स पार्ट है। दोनों पार्ट्स जो हैं वो हमने प्रूफ करने हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि ये आपको कह रहा है कि आपके पास दो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं और ये फंक्शन है। तो फंक्शन जो है वो एक्स नॉट पे उस वक्त कंटिन्यूस होगा अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ एक सीक्वेंस जो है आपके पास मैं यहाँ पे ज़रा ब्रेक लूँगा। So we were here that the function will be continuous at the point x naught belong to capital X if and only if there exists a sequence xn in X such that as f of xn approaches to x naught f of x naught whenever xn approaches to x naught। यानी कि ये जो है जो कंडीशन है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है वो हमने सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंस है उसके साथ हमने इसको मशरूत कर दिया है। ठीक है, हम कहते हैं कि जो एफ वाला फंक्शन है ये कंटिन्यूस होगा उस वक्त जब सीक्वेंस जो है हमारे पास वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, और अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी तो फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं होगा। तो आपको समझ आ रही है बात की ना, इन शॉर्ट कि द फंक्शन विल बी कंटिन्यूस इफ द सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग। इसके साथ हमने इसको मशरूत कर दिया है। आए इसको जो है हम प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम जो है एज्यूम करेंगे कि कंटिन्यूस है और जो है इसकी जो कन्वर्जेंस है वो हम जो है प्रूव करवाएंगे। दूसरे पार्ट में जो है सीक्वेंस को कन्वर्जन मानेंगे और फिर जो है फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम और वी सपोज दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द गिवन पॉइंट and let this will be the sequence in x such that xn approaches to x naught। ठीक है, ये इसके अंदर एक सीक्वेंस है, x के अंदर ये सीक्वेंस है और हमने क्या प्रूव करना है, f ऑफ xn जो है f ऑफ x naught को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये वाली कंडीशन कि जो सीक्वेंस आपके पास जो है xn की है वैसी सीक्वेंस आपके पास f ऑफ xn की भी बन रही है वहाँ पे, इसको आपने प्रूव करना है। Since f is continuous at x naught for every epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that this is according to the definition of the continuity of a function। जो कि आज के लेक्चर में जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने की है ये उसकी स्टेटमेंट है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो ये वाली स्टेटमेंट होल्ड करेगी। ठीक है, तो dy of f of x f of x naught is less than epsilon whenever d of x x naught is less than delta। ये आपने जो है इसको प्रूफ करना है। ये आपके पास स्टेटमेंट है और अब आपने जो है अपने प्रूफ की तरफ प्रोसीड करना है। अब एज xn अप्रोचेज टू x naught, ठीक है, अगर हमारे पास गिवन सीक्वेंस जो है वो अगर x naught को अप्रोच कर रही है फॉर a delta greater than 0 there exists some positive integer and not such that, यानी कि अगर सीक्वेंस जो है आपके पास x में कन्वर्जेंट है, ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स स्पेस x है और दूसरी मैट्रिक्स स्पेस आपके पास y है। ठीक है, ये y है, तो जो आपके पास xn सीक्वेंस है वो यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है x नॉट को और आपने प्रूफ करना है यहाँ पे जो f ऑफ xn की जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे y में कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे आपने प्रूफ करना है कि ये f ऑफ x नॉट जो है इसको कन्वर्ज कर रही है y में। तो चूंकि जो है हम यहाँ पे ये वाला रिज़ल्ट जो है इसको ट्रू मान रहे हैं कि xn जो है वो x को अप्रोच कर रही है, xn जो है x नॉट को अप्रोच कर रही है, तो जो कन्वर्जन सीक्वेंस होती है उसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है। ये हमने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमारे तो उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो ये वाली स्टेटमेंट होल्ड करेगी, ये वाली। ठीक है, यानी कि फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट सच दैट dx ऑफ xn x नॉट इज लेस देन डेल्टा व्हेन एवर n इज ग्रेटर देन n नॉट। ये जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये किया हुआ है, तो उसके मुताबिक ये वाली जो स्टेटमेंट है ये होल्ड करेगी। अच्छा, चूँकि हाँ यहाँ पे व्हेन एवर की शर्त है, व्हेन एवर, और व्हेन एवर के साथ ये वाली जो कंडीशन है वो इसके साथ जो है मुत्तसिल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो कंडीशन है जो आपके पास कंटिन्यूटी में है वो इसकी वजह से थी। ठीक है ना,
यानी कि अगर डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट के दरमियान जो डिस्टेंस है जो कि डेल्टा से कम है, ठीक है, वो ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है एन इज़ ग्रेटर देन एन नॉट जो है वो भी ये वाला रिजल्ट अप्लाई करेगा, ठीक है। ये एक किस्म की आप कह सकते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, एक किस्म की आप कह सकते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, या इफ़ ए इज़ लेस दैन सी, बी इज़ लेस दैन सी, देन ए इज़ आल्सो लेस दैन सी, वगैरह वगैरह। तो ये उस तरह की जो है स्टेटमेंट जो है बन रही है यहाँ पे। तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड कर रही है वेन एवर ये डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा है, और ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये उस वक्त होल्ड कर रही है जो जब आपके पास n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली इनइक्वालिटी उस वक्त होल्ड करेगी जब ये n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं वेन एवर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट डी वाई, ये आपका डी वाई है, ऑफ एफ ऑफ एक्स एन कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये वाली बात हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस वाली कंडीशन थी उसकी जो डेफिनेशन थी, बाय द डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, वही सेम सिचुएशन अब आपके पास y में जो है क्रिएट हो गई है। इसकी वजह से जो है हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस है वो भी एफ ऑफ एक्स नॉट में वो एफ ऑफ एक्स नॉट को कन्वर्ज कर रही है, यानी जो कंटिन्यूटी वाली जो कंडीशन है उसने इम्प्लाई किया है कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस इन y, ठीक है। जो डायरेक्ट पार्ट था हमारा फर्स्ट पार्ट वो हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम जो है इन्वर्स पार्ट की तरफ जाएंगे, और इन्वर्स पार्ट में हम जो है सपोज करेंगे कि एफ ऑफ एक्स एन अप्रोचेज टू एफ एफ एक्स नॉट है वेन एवर जो है एक्स एन जो है आपके पास जो है वो एक्स नॉट को इम्प्लाई कर रही है, और फंक्शन की कंटिन्यूटी को हमने साबित करना है। कन्वर्सली एज्यूम दैट इफ एक्स एन अप्रोचेज टू एक्स नॉट, यानी कि सीक्वेंस एक्स एन जो है एक्स नॉट को कन्वर्ज कर रही है, तो जो सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन होगी वो भी एफ ऑफ एक्स नॉट को कन्वर्ज करेगी। टू प्रूव द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स नॉट ऑन द कॉन्ट्ररी बेसिस पे हम एज्यूम कर रहे हैं एफ इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स नॉट, हम एज्यूम करते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। देन for every delta greater than 0 there exists epsilon greater than 0 such that, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि for each delta greater than 0 यहाँ पे epsilon greater than 0 exist कर रही है, such that dx of x comma x naught is less than delta but dy of f of x naught comma f of x comma f of x naught is not less than or equal to epsilon but it is greater than or equal to epsilon। ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। इसके मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग को समझने के लिए सबसे पहले जो है आप जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है उसको ज़रा समझें, ठीक है। ये आपके पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, तो हमने कहा है कि ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अगर कंटिन्यूस होंगे तो क्या होगा, अगर ये कंटिन्यूस होंगे तो यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि बल्कि ये वाली जो डायग्राम है यहाँ पे मैं दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूस होंगे तो कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है शनवारी साहब को तो पता होगी, यूसुफ बोल के यूसुफ को, और बाकी बच्चे जो है बाद में वीडियो देख लेंगे, तुमको भी समझ आ जाएगी। मैं ज़रा यहाँ पे पास कर रहा हूँ वीडियो को, ये डायग्राम मैं बनाता हूँ, बल्कि ठीक है इसको रहने दें, इसका हिस्सा ही रहने दें। तो कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्ट्ररी बेस पे इसको कहा है कि कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि एक्स एन जो है वो एक्स नॉट को अप्रोच कर रही है, ठीक है, और एक्स नॉट जो है उसके गिर्द एक क्लोज बाल हमने जो है चूज़ की है, और जो क्लोज बाल है, ठीक है, जो ही एक्स एन जो है इस क्लोज बाल की रेडियस डेल्टा के अंदर आता है, ठीक है, इस क्लोज बाल की रेडियस डेल्टा के अंदर आता है, डेल्टा इसका रेडियस है, तो उसी लम्हे आपके पास जो दूसरी मैट्रिक स्पेस y है उस दूसरी मैट्रिक स्पेस y के अंदर जो f ऑफ एक्स एन है, f ऑफ एक्स एन, ठीक है, वो f ऑफ एक्स नॉट को अप्रोच कर रही है, f ऑफ एक्स नॉट को ये अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो डेफिनेशन के मुताबिक जब x कॉमा एक्स नॉट जो है, ठीक है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है
डिस्टेंस, ठीक है, dx, वो जूं ही लेस देन डेल्टा होता है उसी लम्हे, ठीक है, जूं ही ये whenever ये वाली कंडीशन जूं ही जो है फुलफिल होती है, उसी लम्हे आपके पास जो डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स एन कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट है, एक्स एन कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट जो है ये लेस देन जो है एप्सिलॉन हो जाता है। ये हमने जो है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी है, यानी कि एफ ऑफ एक्स नॉट के गिर्द एक आपके पास जो है क्लोज बाल अगर हम कंसिडर करते हैं, तो जिस लम्हे आपके पास ये जो सीक्वेंस जो है एक्स एन ये इस रेडियस के अंदर आती है, डेल्टा के रेडियस के अंदर आती है, तो उसी लम्हे जो है आपके पास एफ ऑफ एक्स एन जो है, ठीक है, इसकी जो सीक्वेंस है ये आपके पास इस एप्सिलॉन वाले रेडियस के अंदर आ जाती है उसी लम्हे, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्ररी बेस पे एज्यूम किया हुआ है कि जूं ही आपके पास एक्स एन की सीक्वेंस जो है एक्स नॉट को अप्रोच करती है और डेल्टा से रिजल्ट लेस आता है, ये वाले रिजल्ट होल्ड नहीं करता। हमने अब यहाँ पे ये एज्यूम किया हुआ है, ये वाला रिजल्ट होल्ड नहीं करता। तो अगर ये वाला रिजल्ट होल्ड नहीं करता तो फिर ये दूसरा रिजल्ट होल्ड करेगा, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला रिजल्ट होल्ड करेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला डेफिनेटली रिजल्ट होल्ड करेगा। अंडरस्टूड है, ठीक है ना। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम यू लिख सकते हैं, डी वाई ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। जाहिर बात है अगर लेस नहीं है तो ग्रेटर होगा, मतलब जो है एफ ऑफ एक्स एन की जो सीक्वेंस है वो अभी तक इस क्लोज बाल में दाखिल नहीं हुई, उसकी पोजीशन यहाँ पे कहीं है, ठीक है, यहाँ पे कहीं है, ग्रेटर देन भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है, ठीक है, उस क्लोज बॉल के अंदर नहीं गई। क्लोज बॉल की बाउंड्री पे भी ये जो है एफ ऑफ एक्स एन हो सकता है, उससे बाहर भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो फिर ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अच्छा, हम अब यहाँ पे जो है क्या एज्यूम कर रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/n। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो ये वाली सीक्वेंस है जो एक्स एन जो है जो एक्स नॉट को अप्रोच कर रही है, यहाँ पे जो हमने क्लोज बाल ली है इसका रेडियस जो डेल्टा है, हम एज्यूम करते हैं कि ये डेल्टा 1/n है। ये डेल्टा क्या है, 1/n है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इसके मुताबिक फिर आपके पास ये वाला जो रिजल्ट होगा, इस रिजल्ट को हम यूं फिर लिखेंगे, डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स नॉट इज लेस देन 1/n बट डी वाई ऑफ एफ एफ एक्स एन कॉमा एफ एफ एक्स नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। फिर ये यूं रिजल्ट होल्ड करेगा। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या है, ये रिजल्ट देख लें, दोबारा से देख लें, ठीक है, ये लेस देन 1/n है और साथ में जो आपके पास जो y है उसके अंदर जो एफ एफ एक्स एन और एफ एफ एक्स नॉट है वो उनका जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन है, लेस देन नहीं है, मतलब उस क्लोज बाल से बाहर है। अब आपके पास अगर इस फर्स्ट पार्ट को, ये जो स्टेटमेंट है उसको आप ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे n को अगर आप इन्फिनिटी पे लेकर जाते हैं तो इन्फिनिटी पे क्या होता है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है, ठीक है, यानी कि 1/n इसको अगर आप जो है ना एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, n इन्फिनिटी पे अगर जा रहा है तो डेल्टा किसको अप्रोच करेगी, डेल्टा जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी, डेल्टा ज़ीरो को अप्रोच करेगी। एक्स एन और एक्स नॉट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जो है ना वो कम से कम होता जाएगा, ठीक है, वो आपस में करीब होते जाएंगे, इतना करीब कि ऐसा लगेगा कि इनका जो डिस्टेंस है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ये दोनों आइडेंटिकल पॉइंट्स बनने के करीब जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये y में जो है एफ ऑफ एक्स एन और एफ ऑफ एक्स नॉट का क्या बिहेवियर होगा, वहाँ पे जो है आपके पास क्या होगा, ये जो आपके पास जो है एफ ऑफ एक्स एन जो है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन ही रहेगा। एफ ऑफ एक्स एन जो है वो एफ एफ एक्स नॉट को अप्रोच नहीं करेगा, यानी कि एन के इन्फिनिटी पे जाने से आपके पास एक्स एन जो है वो एक्स नॉट को तो अप्रोच कर रही है, लेकिन जो एफ ऑफ एक्स एन है वो एफ ऑफ एक्स नॉट को अप्रोच नहीं कर रही। लेकिन हाइपोथेसिस में जो है हम ये कह चुके हैं कि एक्स नॉट जब एक्स को एक्स एन जो जब एक्स नॉट को अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ एक्स एन भी एफ एक्स नॉट को अप्रोच करेगा, और यहाँ पे जो है उसका उलट काम हो रहा है। देखें, इन दोनों को कंपेयर करें,
इन दोनों को कंपेयर करें, इसको और इसको कंपेयर करें। ये हमारी एजम्पशन है, ये यहाँ से लेकर ये हाइपोथेसिस जो हमारी एजम्पशन है जो कन्वर्स पार्ट में की है, और ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स एन जो है वो एफ ऑफ एक्स नॉट को अप्रोच नहीं कर रहा। यहाँ पे जो डेल्टा है जो जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि एक्स एन और एक्स नॉट जो है वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रही हैं। एक्स एन जो है एक्स नॉट पे कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पे आपके पास उस किस्म की सिचुएशन नहीं आ रही। एफ ऑफ एक्स एन और एफ ऑफ एक्स नॉट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो इक्वल टू एप्सिलॉन भी हो सकता है, लेकिन अगर वो इक्वल टू एप्सिलॉन भी हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ एक्स एन तो बाउंड्री पे है, एक्स नॉट पे, तो एफ ऑफ एक्स नॉट पे तो वो पहुंचा नहीं है। एफ ऑफ एक्स नॉट ये रहा और एफ ऑफ एक्स एन ये रहा। ठीक है, मतलब ये कि एक्स एन जो है वो एक्स नॉट पे पहुंच चुका, लेकिन एफ ऑफ एक्स एन अभी तक एफ ऑफ एक्स नॉट पे नहीं पहुंच चुका। ठीक है, इसका मतलब फिर ये हो गया जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है हाइपोथेसिस में। हाइपोथेसिस में हमने कहा था कि जब एक्स एन एक्स नॉट को अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ एक्स एन भी एफ ऑफ एक्स नॉट को अप्रोच करेगा, जबकि यहाँ पे जो है कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रही है? ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है हमारे पास रॉन्ग एजम्पशन की वजह से आ रही थी। ये रॉन्ग एजम्पशन हमारे पास ये था। ठीक है, यहाँ पे हमने जब कहा था ऑन द कॉन्ट्ररी बेसिस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, जो हमने यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी वाली जो है एजम्पशन की थी, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत थी और एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है एफ ऑफ एक्स नॉट पे। ठीक है, यानी कि जो स्टार्ट में हमने बात कही थी कि फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस के साथ हमने नथी कर दी है, उसके साथ हमने जोड़ दिए, वो हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में फंक्शन को कंटिन्यूस मान के हमने जो है कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस जो है वो वाला पार्ट प्रूफ किया था, एफ ऑफ एक्स एन और जो है वाली जो सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स नॉट को अप्रोच कर रही थी। दूसरे पार्ट में हमने कन्वर्जेंस जो है पार्ट को ट्रू मान के, यानी कि जब एक्स एन एक्स नॉट को अप्रोच करेगी तो एफ ऑफ एक्स एन एफ ऑफ एक्स नॉट को अप्रोच करेगा, इसको ट्रू मान के हमने एफ की कंटिन्यूटी को शो किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने रिजल्ट को, आज के रिजल्ट को प्रूफ किया। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास जो है उसमें मिलेंगे वीक नंबर 10 में, और मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों को बता दिया था कि ये आज का हमारा मैट्रिक्स स्पेस का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स स्पेस में और मज़ीद बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इवन जो असाइनमेंट मैंने आपको दिए वो भी जो है मैट्रिक्स स्पेस में से दिए, इसी जो कंटिन्यूटी का जो लेक्चर था इसी में से मैंने दिए। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप लोगों ने असाइनमेंट कर लिए तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं की तो डू प्रैक्टिस इट, और आई होप दैट यू विल गॉट फुल मार्क्स इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़। अगले लेक्चर में जो है हम फिर टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।